GTV में मुजाहिद बल्बी आपको खुशामदीद करता है। और सबसे पहले नया साल मुबारक के वो गुजरे एक दिन हो गया है। और इस साल भी यानी साल के आगाज़ पर भी इमरान ख़ान ने अपने वो बयानिया न सिर्फ जारी रखा बल्कि ज़्यादा ज़ोर शोर से साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा पे वो गरज चमक रहे हैं। और जरदारी और शरीफ और मौलाना पे कम बरसते हैं और वो एक शख्स कहकर बाजवा को बार बार टारगेट, और वो ये समझते हैं कि उनकी इक़्तिदार से महरूमी और उन्हें निकाले जाने में साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा का हाथ है। इस हद तक कि जनरल बाजवा का जो आखिरी खिताब हुआ उसके बाद उनका जो पहला बयान आया उसमें उन्होंने कहा, जनरल बाजवा तुमने पाकिस्तान पर बड़ा जुल्म किया है। उन्होंने पाकिस्तान की तमाम माशी बहरान और जो इस वक्त मिलिटेंसी जो हो रही है उसका सारी जिम्मेदारी जनरल बाजवा पर ही डाली। और अगर आप देखें कि ये जो इमरान ख़ान का बयान अगर एक बार होता, दो बार होता तो नहीं, तवातुर से वो ये हमले जारी रखे हुए हैं। 14 दिसंबर को इमरान ख़ान ने जो कुछ कहा, देखिए यानी उन्हें 2 हफ्ते भी नहीं गुजरे थे, गालिबन पहली बार ऐसा हुआ कि साबिक़ आर्मी चीफ इस तरीके से साबिक़ वज़ीर आज़म ललकारे या उस पर इल्ज़ाम का गोलाबारी करे। यानी हमारे तहरीक इंसाफ के सरबराह साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने नए साल का आगाज़ भी जनरल बाजवा पर इल्ज़ामात से किया और उनका ये तक कहना है जो बड़ा अहम कहलाया जाएगा कि बाजवा ने कहा, पहले तो इंटरेस्टिंग कि तुमने बहुत जुल्म किया, वो तो कहते ही हैं। बाजवा ने कहा कि तुम प्ले बॉय हो। प्ले बॉय आपको इल्म है कि एक जो टर्म है ख़ास पस मंज़र में इस्तेमाल की जाती है, तो ख़ास आप कहते हैं कि मैंने कहा हाँ मैं प्ले बॉय हूँ। हत्ता कि तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान ख़ान साहब ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि गो के बाजवा इक़्तिदार से महरूम हो गए हैं, लेकिन बाजवा सेटअप अब भी मौजूद है। और ये तक कहा कि PTI के 3 अरकान को उन्होंने न्यूट्रल रहने को कहा है। हत्ता कि इमरान ख़ान ने जनरल बाजवा पर यह भी इल्ज़ाम लगाया कि मुत्तहिदा को मुत्तहिद कर दें और पीपल्स और बाप यानी बलूचिस्तान की पार्टी को पीपल्स पार्टी में शामिल करने में भी वो एक किरदार अदा कर रहे हैं। और हत्ता कि मैंने कहा ना, ये तक कह गए खान साहब कि बाजवा हमसे एक तरफ हमदर्दी कर रहे थे, दूसरी तरफ हमारी पीठ में छुरा घोंप रहे थे। मैंने कहा ना कि पूरे महीने के अगर खान साहब के बयानात देख लें, तवातुर से गालिबन पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से किसी साबिक़ वज़ीर आज़म का साबिक़ आर्मी चीफ पर इस तरह बयानों की तोपें और गोलाबारी नहीं चली होंगी जो जारी हैं। यानी मैंने कहा ना कि सियासी लीडरशिप से ज़्यादा साबिक़ आर्मी चीफ को निशाना बनाने इसके असबाब क्या हैं। हमारे साथ जनरल नईम लोधी साहब, साबिक़ वज़ीर दिफ़ा, बड़ी गहरी साहब, यकीनन मुझे अच्छा नहीं लगता कि हम क्योंकि इदारे का मामला है कि इस पर गुफ्तगू करें, लेकिन बहरहाल एक बड़ी पार्टी जिसकी 2 सूबों में हुकूमत है, जो ये कहते हैं तो सारी दुनिया में सुना भी जाता है, एक मुतनाज़ा है। और आपसे शायद हमने पिछली बार कहा था, आपसे डिस्कस हुआ था, तो आपका ये कहना था कि शायद कुछ लोग यानी कुछ सिविल मिलिट्री यानी जो रिलेशन की ख़राबी में जो हो रही है तेज़ी में, कुछ लोग शायद इसको कम करा दें। लेकिन आपने देखा ना कि साल का आगाज़ भी खान साहब ने इसी तरह किया और ये तक इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा सेटअप में भी बाजवा साहब के लोग मौजूद हैं। जनरल लोधी साहब, अस्सलाम वालेकुम। एक तो मुझे आपकी आवाज़ बहुत टूटी फूटी तरीके से सुनाई दी है, लेकिन मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि आपने क्या बात की है अपने इंट्रोडक्शन में और क्या आप मुझसे पूछ रहे होंगे। तो मैं ये कहूँगा कि देखें, जनरल बाजवा चूँकि सुबकदोश हो चुके और चले गए, तो उनके बारे में तो मैं कोई बात करना पसंद नहीं करूँगा। और उसकी एक वजह ये भी है कि बातें बिल्कुल दीवार पे लिखी हुई हैं और साफ़ हैं। बहुत कुछ उन्होंने खुद कहा, वो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, लोगों ने भी सुन लिया है। जो जिस तरीके से एक्सपोज करने की, देखिए ये ट्रायंगुलर है मामला कि इंस्टीट्यूशन है, PTI है, PDM है, और कुछ देर पहले तक तो ये तीनों एक दूसरे को एक्सपोज करने में लगे हुए थे। अब मुझे लग रहा है कि शायद तब्दीली अगर आई है
एस्टेब्लिशमेंट के रवैये में, तो वो और भी हमें नजर आ जाएगी इंशाल्लाह चंद एक और हफ्तों में, जैसे जैसे कि ग्रिप नए चीफ की सामने आ रही है। लेकिन एक चीज बिल्कुल वाज़ेह है कि सोशल मीडिया की वजह से, मेन मीडिया की वजह से, और जो किरदार इन्वॉल्व है उनके अपने बयानात की वजह से, और ये जो एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं इन वजूहात की बिना पर, मेरा ख्याल है कि अवाम को सही हकायक का पता चल चुका है और वो हर चीज़ अब जान चुके हैं। ठीक है, फरिश्ता कोई भी नहीं है और 100% शायद ऑनेस्ट भी कोई ना हो, 100% पाक साफ भी कोई ना हो, लेकिन कंपैरेटिव बेसिस पे लोगों ने ज़रूर अपना अंदाज़ा लगा लिया होगा। और मैंने तो ये महसूस किया है कि एक शख्स को आप जितना तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो उतना मजबूत होता जा रहा है। और अगर ऐसा हुआ कि डिस्क्वालीफाई किया गया इमरान खान को, तो वो एक नॉच पीटीआई ऊपर चली जाएगी। अगर इमरान खान को जेल में डाल दिया गया तो ये 2 नॉच ऊपर चली जाएगी पीटीआई। इमरान खान जेल से भी स्वीपिंग मेजॉरिटी के साथ इलेक्शन जीत जाएगा, जो मुझे नजर आ रहा है। एक नहीं वो लोधी साहब, मेरा सवाल ये है कि वो लोधी साहब यानी वो तो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब पे लोधी साहब फैसला दे देंगे और वो फैसला बड़ा दो टोक होगा, बशर्ते कि कोई उन पर प्रेशर ना हो और कोई गड़बड़ ना हो। लोधी साहब वो तो ये कहते हैं कि इमरान खान पे तो जनरल बाजवा ने बड़े एहसानात किए, और काबुल के मामलात हों, वाशिंगटन के मामलात हों, कोई और मामलात हों, जद्दा के मामलात हों, इंटरनल मामलात हों, हर मरहले पर साथ देते रहे। फिर उनके यहाँ बिटरनेस क्यों है? यानी वो क्यों कह रहे थे कि पीठ में छुरा मार रहे थे, बाजवा कह रहे थे। यानी मैंने कहा ना कि इवन ये कि वो जरदारियों और मौलाना और शरीफों के साथ भी कोई ऐसी चीज़ है जो शायद हमारे आपके सामने मौजूद नहीं है। देयर इज समथिंग मिसिंग, जिसे लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। मुझे कुछ ऐसा लगता है जनरल लोधी। जी, एक बात तो ये है कि ये पूरी दुनिया का असूल है कि आपके जितने भी अमल हैं या अमाल हैं उनको परखा जाता है नताइज के हिसाब से। अगर किसी ने किसी की मदद की है तो नतीजा आपके सामने है। अब अगर तमाम तर मदद के बावजूद, तमाम चीज़ें होने के बावजूद, तमाम चेंजेस के बावजूद, तमाम झुकाव के बावजूद, एक तरफ या दूसरी तरफ या चेंजेस आने के बावजूद, रजीम चेंजेस के बावजूद, नतीजा आपके सामने भी है, मेरे सामने भी है। और ये कुदरती तौर पे आज का नतीजा ऐसा है कि इस पर आप इख्तलाफ भी नहीं कर सकते, मैं इख्तलाफ भी नहीं कर सकता, जितना मर्जी कोई कहे कि ये तो अभी ये होने वाला है, अच्छाई आया ही चाहती है, जब आएगी तो देखेंगे। अब तक तो बुराई अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है। मैं इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, और सिक्योरिटी के जो मसाइल पैदा हो गए हैं मुल्क के लिए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये तो बिल्कुल अब थ्रेशोल्ड पे पहुंच गए हैं, जहां पर के खुदा न खास्ता लगता है कि आज गड्ढे में गिरे कि कल गड्ढे में गिरे। तो ये किसी ने किसी की मदद की है या नहीं की, किसी का क्लेम सही है या गलत है, नतीजा जो है वो बहुत बुरा निकला है। इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा अमल जिसका नतीजा बुरा हो उस अमल को अच्छा कहा जा सकता है। चलो नहीं, एक और बात भी है। मेरा ये ख्याल है कि अब एक अच्छी बात यह है कि इदारा हमारा इतना क्योंकि मजबूत है कि जो अब कोई याह्या खान गुजर गया, अयूब खान गुजर गए, इदारा गुजरे, एज फ़र्द और भी बहुत सारे मुहिमजू आपके यहाँ कुछ लोग होते थे, फाते अफगानिस्तान जाते थे, लेकिन वो इस इदारा इसमें मजबूत है, उसकी इतनी है कि उसको नुकसान नहीं पहुँचता। जनरल मतलब ये कि और जैसे जजेज़ हैं, बेशुमार जजेस पे इल्ज़ाम लगते हैं, सही या गलत। तो बाजवा साहब जो ख़ास तौर पर जो उनकी मनी ट्रेल के हवाले से गुफ्तगू हुई, उनके असासाजात के बारे में गुफ्तगू हुई, तो अब वो साबिका भी हैं। मेरे ख्याल में अगर वो एक बार ये साफ़ कर दें कि जो अगर वो उन पे पता नहीं कोई 1250 करोड़ रुपए के कुछ कहा गया ना कि जो नहीं थे और उनकी फैमिली पे लगे, तो इसमें कोई हरज नहीं है। इस तरह मेरे ख्याल में और भी ऐसी चीज़ें हैं जो खास साहब जिसको एक एक करके लीक कर रहे हैं। जनरल लोधी जी जी, देखिए बात यह है कि ये जो लीक तो एक दूसरे के मतलब बहुत हो रही हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो चीज़ कोर्ट में साबित हो जाए और जिस पर कोर्ट वर्डिक्ट दे जाए, हमें उसी पर इतबार करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये दौर ही मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन और फोटोशॉपिंग, लिप सिंक्रोनाइजेशन, आप तो मीडिया में आप हर चीज़ जानते हैं। तो मुझे तो इतना पता है कि अभी तक कोर्ट्स ने जिन लोगों को सजाएं दी हैं और जो उनके वर्डिक्ट आए हैं वो तो सिक्का बंद है, उनको मैं मानता हूं।
और जो चीजें अभी पाइपलाइन में है मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करूंगा। सबको हक है अपनी सफाई का, और जनरल बाजवा पर ये सारे इल्जामात बेबुनियाद भी हो सकते हैं, इनमें कोई दम भी हो सकता है। तो ये तो साबित करेगी इन्वेस्टिगेशन और इसकी जब प्रोसिक्यूशन और सजाएं होंगी। लेकिन हम इन चीजों को ऐसे नहीं मिला सकते कि एक बंदा जो सजा याफ्ता है, जिस पर पक्का वर्डिक्ट आ चुका है, आप कहें कि जी वो उसके बराबर है जिस पर बातचीत हो रही है, तोशाखाना की बात हो रही है। जब तोशाखाना पे सजा मिलेगी तो ठीक है, मैं भी मान जाऊंगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी जिसको सजा मिल गई वो भी उसी के बराबर है जिसको भी सजा नहीं मिली, जिसका भी फैसला भी नहीं हुआ, तो हमें किसी न किसी जगह पर तो रुकना होगा ना, कोई तो असूल बनाना होगा। तो मैंने अपना असूल ये बनाया हुआ है कि कोर्ट जो वर्डिक्ट दे देगी, चाहे कोर्ट जैसी भी है, हमें कम एतबार है या ज्यादा एतबार है, लेकिन अल्टीमेटली इन्वेस्टिगेशन के बाद, प्रोसिक्यूशन के बाद, कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद जो चीज सामने आएगी मैं तो उसको मानता हूं और किसी चीज को नहीं मानता। नहीं, मतलब एक मरहला आया था कि जब जनरल बाजवा के खिलाफ खान साहब ने पहली बार तनकीद की थी तो ISPR की जानिब से एक वादे दो टोक बयान आया। अब तवातुर से बयान दे रहे हैं। मसलन ये मसला इदारे का है, इदारे के साबिका चीफ का है जो एक महीने तक पहले तक था, और वो कितना सेंसिटिव होता है आपको भी इल्म है मुझसे ज़्यादा, कौमी और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से। तो इस मामले में तो फिर उस इंस्टीट्यूशन को अपने साबिक चीफ के हवाले से, चाहे जो भी उनकी अदालत हो या जो भी उनका इंसाफ का निज़ाम हो, उस पर आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि अगर बाजवा साहब अपने दौर में ये सब कुछ करते रहे तो उसका जिम्मेदार फिर एक हद तक एक बाजवा साहब पे नहीं, इदारे के बहुत सारे लोगों पर आएगा ना। जी, क्योंकि मुझे आपके सवाल की समझ बिल्कुल नहीं आई थी, लेकिन मैं अंदाजे से जवाब देता हूं कि मैं ये समझता हूं कि अगर जब भी कोई इल्ज़ाम लगे किसी पर भी, चाहे कोई भी हो, तो उसको उसका जवाब का हक भी है और लोगों को सवाल पूछने का हक भी है। खासकर जब आप हाई पोटेंशियल पर हों, ठीक है, जब आप कहीं दरमियाने जगह पर हों वो शायद अवाम के दस्तरस में बात ना हो, लेकिन जब अवाम के ऊपर आपके अमल का असर हो रहा हो और आप उनके बड़े बड़े फैसले करने में साथ शामिल हों या मावन हों, तो फिर मेरा ख्याल अवाम का पूरा हक बनता है कि वो सवाल करें, और ये जिससे सवाल किया जाए उसका पूरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसका जवाब दे। तो चाहे ये बातें पहले हुई हैं या बाद में, मैं तो हमेशा से इस बात का कायल हूँ कि किसी को भी किसी किस्म का इस्तिस्ना देने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता ये मैं आपको बता दूं कि फौज के अंदर की जो अकाउंटेबिलिटी है, क्योंकि मैं वहीं से आया हूँ, बाकी महकमों का मुझे पता नहीं है, वो इतनी सख्त है कि बहुत कम इम्कानात होते हैं कि कोई इससे निकल पाए। हाँ, जो टॉप पे चले जाते हैं बाज़ औक़ात उनका मसला पैदा हो जाता है कि वो उनकी दस्तरस से निकल जाते हैं, फिर आपको हायर लेवल की शायद इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत हो। तो मैं समझता हूँ कि जब तक कोई चीज़ साबित ना हो जाए, कहने की बातें बहुत हैं, सभी कहते हैं, एक दूसरे के मुताल्लिक कहते हैं, लेकिन मैं तो इंतज़ार करूंगा जब किसी इंक्वायरी का, किसी इन्वेस्टिगेशन का कोई रिजल्ट निकलेगा और वो कहेंगे कि ये ऐसा हुआ भी। जैसे देखें कितना बड़ा इल्ज़ाम है जो कुछ लोग शहीद हुए हैं सिलसिले में, लेकिन जब तक कोई बात वादे तौर पे सामने आ ना जाए, इस किस्म की बात करना, किसी पे इल्ज़ाम लगाना, मेरा ख्याल वो मुनासिब नहीं है। मैं आपसे फिर कंक्लूडिंग वर्ड यही करूँगा कि क्योंकि वो ये जो दौरानिया बताते हैं जो 6 साल का, उसी दौरान ये कहा गया ना कि उनके शायद जो फैमिली के लोग थे उनके अकाउंट में ज़ीरो थे तो 120 करोड़ रुपए आ गए, अगर इतने थे तो इतने आ गए, यानी उसी दौर में हुआ जिस दौर में यानी 6 साल में वो रहे। इसलिए मेरा ये, क्या आप नहीं समझते कि वो वक्त आ गया और यकीनन जो हमारे इदारे के हाई इस वक्त जो बैठे हुए हैं और जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके ज़रूर ये काबिल गौर होगा कि इस सिलसिले में उन्हें इंक्वायरी अपने लेवल पर, जो भी आपका तरीका है, मैं तो उससे वाकिफ़ नहीं हूँ, कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। क्योंकि खान साहब एक आम फर्द तो नहीं है जनरल बाजवा, 6 साल तक उन्होंने इस इदारे की सरबराही की है और मैंने कहा ना इंटरनेशनल लेवल पे वो तमाम मामलात को देखते रहे। जी, ये तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई होली खौफ जो है ना वो नहीं होनी चाहिए, बल्कि किसी को इस्तिस्ना नहीं होना चाहिए। जैसे बाज़ औक़ात होता है कि जी प्राइम मिनिस्टर को इस्तिस्ना है या प्रेसिडेंट को है या चीफ जस्टिस को है या आर्मी चीफ को है। ये इस किस्म के इस्तिस्ना जो है जिसमें ये शक हो कि आपने कौम के से नाजायज़ फ़ायदा उठाया उनकी दौलत से,
मुल्क की दौलत से, और वो जो आपके ज़राए हैं वो जायज़ नहीं है, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और लेकिन ये है कि जब चीफ जस्टिस की बात आती है या आर्मी चीफ की बात आती है या एक्स वज़ीर आज़म की बात आती है, तो वो फिर गवर्नमेंट ही वो इनिशिएट कर सकती है। मेरा नहीं ख्याल कि अदारे इस सिलसिले में कुछ कर पाएंगे। तो हर एक चीज़ का एक वो लेवल होती है, तो वो देखते हैं कि क्या इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक ये चीज़ें साबित ना हो जाए तो वो उसको मासूम ही समझा जाना चाहिए। इसलिए कि आजकल जैसे मैंने पहले कहा कि जिस पर मर्जी इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, कई लोग मेरे मुतालिक भी वीडियोस चली हैं कि जी ये हो गया वो हो गया, तो मैं खामोश रहा। मैंने कहा जब कोई मुझे कहेगा तो मैं इन्वेस्टिगेशन करा के साबित कर दूंगा। तो ये मेरा ख्याल है कि ये जो सिर्फ इल्ज़ाम तराशी के ऊपर कोई बुनियाद नहीं बना लेनी चाहिए कि जी ये करप्ट है या करप्ट नहीं है, जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो। शुक्रिया बाजवा साहब, मैं बहुत बाखबर आदमी हूँ, मुझे कोई कानून की नजर में और इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सब बराबर है। ये नहीं हो सकता कि एक कमजोर के खिलाफ तो इन्वेस्टिगेशन रातों रात हो जाए और एक तगड़े आदमी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट ही ना हो पाए। इसके लिए साफ ज़रा कानून सख्त होने चाहिए, आपके इदारे इंडिपेंडेंट होने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना आपके इन्वेस्टिगेशन के इदारे इंडिपेंडेंट हैं, ना आपके प्रोसिक्यूशन के इदारे इंडिपेंडेंट हैं, ना आपकी अदालतें इंडिपेंडेंट हैं। तो ऐसे मामले में तो या तो हम सभी चोर हैं या फिर हम सभी साधु हैं, क्योंकि किसके ऊपर एतबार करेंगे आप, किसके ऊपर एतबार करेंगे? जनरल लोधी साहब, मैं बहुत बाखबर आदमी होने का दावा करता हूँ। मैंने आपके बारे में कोई ऐसी इस तरह की इतनी खबर नहीं सुनी होगी जो खबर बन पाएगी हो। यार छोटी मोटी तो खबर हमारे बारे में आप सुनते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और आपने बहुत सारी जो इब्हाम थे उसको दूर किया। मैंने कहा ना कि जनरल बाजवा पे जो इमरान खान इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तवातुर से 1 महीने हो गया, इस साल के आगाज़ में भी वो एक बहुत बड़ा सवाल निशान है कि क्या इदारा जनरल बाजवा के हवाले से अपनी सफाई पेश करेगा, अपना मौक़िफ़ पेश करेगा, कोई इंक्वायरी बिठा लेगा, और इसके बाद गुफ्तगू करेंगे। MQM के एक बार फिर बरहम है। पीपल्स पार्टी ने बहरहाल इस एक्सेप्ट कर लिया है कि 15 जनवरी को इलेक्शंस होंगे। उधर जरदारी साहब बलूचिस्तान तक भी जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सिंध, ख़ास तौर पर गवर्नर टिसोरी के हवाले से एक बार फिर हमारी मरकज़ निगाह है ख़बरों में कि महवर मरकज़ बना हुआ है। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान की कोई 4 दहाई की सियासत में मुत्तहदा और MQM के दरमियान कितने अरसे ताल्लुकात अच्छे रहे, कितने ख़िलाफ़ रहे, कब उनका हनीमून हुआ, कब उनका सेपरेशन यानी तलाक हुई, इसकी एक पूरी लंबी तारीख़ है। और अभी जो 8-9 माह पहले इमरान खान के ख़िलाफ़ इत्तेहाद हुआ था, फेडरल गवर्नमेंट में भी और सूबाई में भी मौक़ा था, लेकिन एक बार फिर जब बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं तो दोनों के दरमियान एक बार फिर तलखी हो गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कारकुनों से खिताब करते हुए सीम हाउस में दो टोक अल्फाज में कहा कि आइंदा मेयर पीपल्स पार्टी का होगा, जो मुश्तल करने के लिए काफ़ी था MQM के लिए। पहले बिलावल का सुने क्या कहा था उन्होंने। 14 दिन के बाद हम मिलके जिए भुट्टो का नारा लगाएंगे और 15 जनवरी को कराची का इलेक्शन होगा, 16 जनवरी को मेयर जियाला होगा। 16 जनवरी को मेयर जियाला होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी जो मुत्तहदा के तमाम धड़ों को मुत्तहिद कर रहे हैं, इस पर उन्होंने सख्त बरहमी का इजहार किया, बराह रास्त नहीं, लेकिन ये कहा कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात को पर असर नौ गौर कर रहे हैं। कमीशन की ये जिम्मेदारी है और साथ साथ सिंध की सूबाई हुकूमत की कि वो इलेक्ट 15 जनवरी से पहले कराची और हैदराबाद की हल्का बंदियों की असर नौ हल्का बंदियां की जाए। लेकिन अगर ये मसला हल होता हुआ नजर नहीं आया तो फिर हम मजबूर होंगे कि अवाम की राय हमवार करने के लिए और 15 जनवरी से पहले कराची और हैदराबाद की
हमारे साथ सोहेल शब्बीर इस वक्त बहादुर में मौजूद हैं, जहां तवक्को की जा रही है कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान जो सख्त एक घुमसान का रंग पड़ा है उसे दूर करने के लिए नून लीग का वफ्द, आला सतही वफ्द पहुंचे। कहते हैं जी पहले बिलावल हाउस आएगा, फिर बहादुराबाद में हमारे नुमाइंदे सोहेल शब्बीर मौजूद हैं। सोहेल, क्या आप तक खबरें आ रही हैं? पहले बिलावल हाउस पहुँचेंगे, फिर यहाँ आएंगे, और क्या नून लीग आके क्या कर सकती है? ये मामला तो सूबाई है ना, और ये कोई नई जंग तो इन दोनों के दरमियान नहीं हो रही, बल्कि जंग क्या, आपने तो देखा होगा कि किस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ ये बरसरे पैकार रहे हैं। सोहेल, बिल्कुल मुजाहिद साहब, मैं आपको बताऊं कि ये तकरीबन जब से इत्तेहादी बने हैं, जब से ही नहीं, इससे पहले भी जब कभी इत्तेहादी बने हैं उस दौरान भी इन दोनों की आपस में ये महाजराई जारी रही है। मौजूदा सूरत हाल जो है वो खासी गंभीर हो गई है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही है कि बल्दियाती इंतखाबात में कराची को कैप्चर कर लिया जाए, जबकि एमक्यूएम की कोशिश ये है कि जो हल्का बंदियाँ की गई हैं उसमें बड़े पैमाने पर जालसाजी की गई है। उसमें कुछ पॉइंट जो है वो इन्होंने उठाए हैं, जिसमें से कुछ यूसीज ऐसी हैं जिसमें 28-29 हज़ार पर जो है वो यूसी बना दी गई है, जबकि कुछ यूसीज जो एमक्यूएम अब क्लेम करती है कि वो उनकी यूसीज हैं, उनको जो है वो 1-1 लाख वोटर पे ले आकर जो है वो यूसी बनाई गई है। तो इस तरह के बेशतर तकरीबन 25 के करीब यूसियाँ हैं जो पॉइंट आउट की गई हैं कि इस तरह जो है वो जालसाजी की गई है, और कराची का मैंडेट जो है वो पीपल्स पार्टी एक मनसूबाबंदी के तहत जो है वो अपने नाम करना चाहती है। तो इस पर एमक्यूएम पीपल्स पार्टी में जो ये शदीद महाजराई हुई है, इस पर आज जो बिलावल हाउस में मीटिंग हो रही है उसमें आसिफ अली जरदारी होंगे, उसमें नून लीग की क़यादत से जो है वो अयाज सादिक और वहाँ से दीगर जो रहनुमा है वो आ रहे हैं, जबकि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी वो भी जो है वो इस मुलाकात में शरीक होंगे। मुझे ये बताइए मुझे ये बताइए कि क्या इस बात का इम्कान है कि जो एमक्यूएम के धड़ों को इकट्ठा किया जा रहा है, वो तो अपनी जगह देखें कवानीन का मामला, क्या बल्दियाती इलेक्शन में पीएसपी, एमक्यूएम-पी, फारूक सत्तार मिलकर इलेक्शन लड़ सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अगर मौजूदा सिचुएशन में इलेक्शन होते हैं तो तमाम नॉमिनेशन फॉर्म जमा हो चुके हैं, तमाम लोगों के कैंडिडेट्स मार्केट में मौजूद हैं, तो इतनी जल्दी एक प्लेटफॉर्म पर होना तो मुमकिन नहीं है। हाँ, अगर उनके हक में दस्तबरदार हो जाते हैं तो वो एक अलग मरहला होगा, लेकिन जो मेरी इत्तलात है उसके मुताबिक अगर इलेक्शन होते हैं तो ये मर्जर वाली जो पॉलिसी है इसको जो है वो इलेक्शन के बाद पाए तकमील तक पहुँचाया जाएगा, क्योंकि आइंदा 2 रोज़ 3 रोज़ बाद जो है वो गवर्नर सिंध बैरून मुल्क दौरे पर चले जाएंगे, और जो 11 जनवरी को वापस पहुंचेंगे तो इलेक्शन बिल्कुल सर पर मौजूद होगा। तो वो मर्जर जो है, तो क्या ये गवर्नर नहीं चाहेंगे? आज गवर्नर ने ये भी कहा है कि वो आफाक अहमद से भी राब्ता कर रहे हैं, गवर्नर ने ये नहीं चाहेंगे कि 15 जनवरी के इलेक्शन में तमाम धड़े मिलकर इलेक्शन लड़े, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है कि गवर्नर जो है वो जो पीपल्स पार्टी से भी जरा करीब नजर आ रहे थे या थोड़ा इफाम तफहीम कर रहे थे, अब वादे तौर पर एमक्यूएम के साथ खड़े हैं। बिल्कुल, देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ गवर्नर सिंध की पूरी कोशिश है कि ये जल्द से जल्द तमाम मरहला हल हो जाए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी भी कुछ पेचीदगियां मौजूद हैं जिसको ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन जो अब नया मसला खड़ा हुआ है पीपल्स पार्टी के साथ, गवर्नर सिंध अब वहाँ पर जो है वो इन्वॉल्व हो चुके हैं। अभी जो यहाँ से खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में वफ्द निकला है वो पहले गवर्नर हाउस पहुँचा है कामरान टसूरी के पास, और उसके बाद जो है वो वहाँ से वो वफ्द बिलावल हाउस जाएगा। तो गवर्नर सिंध की अभी जो एक तरफ मसरूफियत थी अब वो दूसरी जानिब। लेकिन अगर चले मुझे एक आखिर में ये बताएं कि आपने ये खबर बताई है कि गवर्नर टिसोरी जो है लंदन भी जाएंगे, तो क्या लंदन में जो ऑलरेडी माइनस हो चुका है उसे क्या प्लस करने का प्रोग्राम है क्या? देखिए, मैं बताऊं कि बैरून मुल्क दौरे पर जा रहे हैं, और बैरून मुल्क दौरे पर जो है वो बताया जा रहा है कि सरकारी दौरा है, और उस सरकारी दौरे में जिस शहर जा रहे हैं उस शहर के मेयर से भी मुलाकात होगी, और जो पाकिस्तान में नई सरमायाकारी है उसके हवाले से भी जो है वो बातचीत की जाएगी। यानी बैरून मुल्क में लंदन नहीं है मौजूद? जी बिल्कुल, अभी लंदन मौजूद नहीं है इसके अंदर। ओके, शुक्रिया सोहेल शब्बीर, हमें ये बता रहे थे कि गवर्नर टिसोरी की ये कोशिश है कि वो तमाम धड़ों को इकट्ठा करें, लेकिन 15 जनवरी से ऐसा मुमकिन नहीं आता। ब्रेक के बाद आएंगे, जरा पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ देखेंगे कि वो इस हवाले से क्या कह रहे हैं।
टीवी मुजाहिर एक बार फिर आपको खुशामदीद करता है। पीपल्स पार्टी और एमकेएम के दरमियान जो इस वक्त सर जंग जो 15 जनवरी को यकीनन एक घुमसान रंग में तब्दील हो जाएगी कि बल्दियाती इलेक्शन सर पे हैं। कराची में सबसे बड़ी स्टेक होल्डर उसका जो है सियासी मुस्तकबिल दांव पर है। हमारे साथ सेनेटर ताज हैदर मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा। सेनेटर साहब, इस तफसील में नहीं जाऊँगा कि पिछली 4 दहाई में आपके जो हनीमून रहा है या तलाक या सेपरेशन रहा है, फिर 10 माह बाद लग रहा है कि ये इख्तिताम को पहुंचेगा। सेनेटर, ये तो जब वक्त आता है तो कुछ हो जाता है। इसमें आपको भी पता है कि वो मतलब इस वक्त जो मामला है उसमें तो हमारा कोई वास्ता ही नहीं, ना हम कोई कंसेशन दे सकते हैं, क्योंकि जो डिलिमिटेशन है सेक्शन 20 जो है इलेक्शन एक्ट 2017 का, तो वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी भी है और अथॉरिटी भी उनकी है। हम या वफाकी हुकूमत या कोई भी उसमें कोई और कंसेशन तो दे नहीं सकता। नहीं, लेकिन जो भी कवानीन बने उस हवाले से ये लगता है, ख़ास और डिमिलिटेशन उसमें वो कहते हैं कि जो हमारे हलकों के वोट जो कम थे वो जो थे उन्हें अलग रखा है, आपके वहाँ जहाँ वोटर ज़्यादा थे उन्हें अलग रखा है। तो और ये भी कह दिया आपके चेयरमैन ने कि जी आइंदा जियाला मेयर होगा कराची का। नहीं, हक की क्या बात होती है, वो तो हमने उम्मीद जाहिर की है, और जाहिर है कि अगर इलेक्शन की बात हो रही है तो हर आदमी कोई भी है हारने के लिए तो नहीं लड़ता ना इलेक्शन, तो हारने के लिए तो कोई भी नहीं लड़ता। कोशिश और उम्मीद हर एक की यही होती है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम हारें या जीतें हम कोऑपरेट करेंगे जो भी इलेक्शन जीतेगा उसके साथ। लेकिन ये तो हकीकत है ना सेनेटर ताज हैदर के एक से कई बार आप बल्दियाती इलेक्शन को मुलतवी करा चुके हैं, क्योंकि आप समझते थे कि ये जो कवानीन है ये आपको सूट करते हैं, अब इसलिए आप 15 जनवरी को करा रहे हैं। तो एक बार अब हम समझें हतमी तौर पर आप इस 15 जनवरी से पीछे नहीं हटेंगे? नहीं, हम क्यों मुलतवी करें? मतलब ये कि पहले जाहिर है कि पूरा हमारा सिंध डूबा हुआ था, सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स थे। बिलावल साहब ने उस तकरीर में ये भी कहा कि अब तो कोई वजह नहीं है, अब तो वक्त तो होनी चाहिए। तो जो इलेक्शन कमीशन ने डेट दी है उस पर हम हाजिर। इन इलाकों के अंदर मतलब बहुत से इलाके हैं सिंध के जो इस वक्त ज़ेरे आब हैं और लोग डिस्प्लेस नहीं गए हैं, लेकिन जिन इलाकों में इलेक्शन हो रहा है वहाँ कोई इस किस्म का खतरा या थ्रेट नहीं है, तो यहाँ किया जा सकता है। ये क्या बात है कि आमतौर पर गवर्नर हाउस तो साइलेंट किरदार अदा करता है, इस वक्त ऐसा लगता है कि गवर्नर शायद सीएम से भी ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं। वैसे तो खैर वो बिलावल जरदारी साहब के पास भी गए और आप लोगों के ताल्लुकात नाखुशगवार नहीं लग रहे थे, लेकिन इस वक्त तो वो मुत्तहदा को मुत्तहद करने में इस तरह सरगर्म अमल हैं कि जैसे वो एक महाज तैयार कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कि वो इस ख़ास तौर पर इस बल्दियाती इलेक्शन में या आने वाले कौमी इलेक्शन में भी वो यहाँ सिंध के शहरी इलाकों में वापस आ जाए। सेनेटर ताज हैदर, मेरे ख्याल से जो हमारे गवर्नर हैं मोहतरम, वो ओवर स्टेप कर रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को। अब वो एक पार्टीजन बन के सामने आ रहे हैं, और मेरे ख्याल से उनको गैर जानिबदार रहना चाहिए इसके अंदर, बजाय इसके कि वो अपनी पार्टी की जो स्ट्रेंथ है उसको कलेक्ट करें। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि हमने हमेशा जो पार्टियों में फ्रेगमेंटेशन हुई और टूटी हैं उसको जमहूरियत के लिए नुकसानदेह समझा है। तो हम कभी फ्रेगमेंटेशन को वेलकम नहीं करते, और अगर आपस में उनमें कोई इत्तेहाद या अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, हालांकि बिल्कुल इलेक्शन के करीब ये होना मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि इलेक्शन आ गया, उम्मीदवारों ने अपने वो तमाम दे दिए हैं, तो कुछ को बैठना पड़ेगा दूसरों को अकोमोडेट करने के लिए। बहरहाल ये उनका मसला है, गवर्नर को ओवर स्टेप नहीं करनी चाहिए अपनी
जो आईनी मैं वैसे नहीं है कि मैं ओवर स्टेप की तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन सेनेटर ताज हैदर साहब का ये कहना कि गवर्नर सिंध अपने आईनी हुदूद से तजावुज़ कर एतबार से अहम है कि जो हम आंगी की फिजा तैयार करने की दोनों पार्टियां कोशिश कर रही हैं, उसमें उनका ये स्टैंड वाज़ेह लगता है कि पीपल्स पार्टी के अपने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं गवर्नर साहब के ये जो तेज़ रफ्तार सियासी दौरों पर। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बिरली को इजाज़त दीजिए।